हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने पिछली क्लास में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में डिटेल क्लियर की थी कंप्लीट के साथ, कि हमने उसमें जाना था कि भाई एक बंदा कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, कितनी कंपनियों में नहीं कर सकता, कौन कौन सी कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्टर चूज नहीं, यानी कि डायरेक्टर उसका नहीं माना जाता। तो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ वो वीडियो कवर की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ऑडिट कमेटी के बारे में, जो कि मैनेजर कमेटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ ऑडिट कमेटी के बारे में जानेंगे। तो आपको इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें ऑडिट कमेटी की कंप्लीट डिटेल करनी है इस वीडियो में। भाई ऑडिट कमेटी जोन सी की सेक्शन कौन से बिलोंग करती है? सेक्शन 177 इस सेक्शन से बिलोंग करती है। हमने इस कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एक ऑडिट कमेटी होती क्या है। भाई ऑडिट कमेटी एक मैनेजर कमेटीज होती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, मैनेजर कमेटी होती है। ये किस चीज़ के लिए होती हैं? देखिए कमेटी ना किसी पर्पस के लिए होती है, किसी एम के लिए होती है। कमेटी बनाई जाती है भाई हर एक काम के लिए, पर्पस होता है इनका। क्या होता है भाई? जैसे ऑडिट कमेटी का क्या पर्पस होगा भाई? देखिए दिस कमेटी इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यह मेन कमेटी होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जानते होंगे आप, और मैकेनिज्म इन एनी कंपनी। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इन एनी कंपनी, कोई सी भी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखने का मेन पर्पस किसका होता है? ऑडिट कमेटी का होता है। इसका एम क्या होता है? एनहेंस कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर्स वगैरह, यानी कि कंपनी रिपोर्टिंग, बेटर रिस्क मैनेजमेंट और बेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी कि भाई इसका मेनली पर्पस होता है भाई कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। किसका? ऑडिटर्स का। क्योंकि बेसिकली ये ऑडिट कमेटी किससे रिलेटेड में आती है? ये ऑडिटर्स के रिलेटेड में आती है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके, इनकी कंपनीज वगैरह में सक्सेस हो सके, जो भी इनके सक्सेस के लिए प्रोसेस वगैरह उसमें रिलेट करवाएं। तो ऑडिट कमेटी है ये इनको प्रोग्रेस करती है कि ताकि इनका बेनिफिट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से हो सके। तो बेसिकली हमने इसके इश्यूज देखते हैं पहले कि हमें इसमें आखिरकार करना क्या होगा कवर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। देखिए हमें इसमें क्या क्या कवर करना होगा, आपके मैं इसको इश्यूज बता देता हूँ कि भाई हमें इस वीडियो में क्या क्या करना होगा ऑडिट कमेटी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे। यानी कि एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई? एप्लीकेबिलिटी यानी कि ये किस किस पर लग सकती है कमेटी, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज वगैरह हो सकती हैं जिसमें ये ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल करेंगी। और इसके बाद हम इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे भाई। एप्लीकेबिलिटी के बाद इसकी पढ़ेंगे हम नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये किस किस पर लागू नहीं है। यानी कि एप्लीकेबिलिटी तो वो कि कौन कौन सी कंपनी को ये ऑडिट कमेटी बनानी होती है, ज़रूरी है बनानी, ऑडिट कंपनी कंपलसरी है। लेकिन नॉन एप्लीकेबिलिटी वो जिस पे बनानी ज़रूरी नहीं है, ना ही बनाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के बाद हम इसके कंपोजिशंस पढ़ेंगे भाई। कंपोजिशंस तो यानी कि पहले पढ़ा हमने एप्लीकेबिलिटी, फिर इसके बाद हमने क्लियर करेंगे इसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी किस किस पर लागू नहीं होती। इसके बाद हम कंपोजिशंस पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे इसके, और फिर इसके बाद हम कवर करेंगे इसके फंक्शंस। इसके बाद कंपोजिशंस के बाद इसके हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि भाई आखिर क्या ये करती क्या है, इसके वर्क क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की। क्या बात करते हैं इसकी हम? एप्लीकेबिलिटी की। देखिए सेक्शन 177 से बिलोंग करती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। भाई फर्स्ट लिखा हुआ है आपका लिस्टेड कंपनी। क्या लिखा हुआ है? ये लिस्टेड कंपनी।
यानी कि भाई ये एप्लीकेबल किस पे है, कौन सी कंपनियों पे, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी आपको पता होगा कौन सी होगी, जिसका लेवल हाई होता है, बड़ा स्तर होता है ना जिसका, वो होती है लिस्टेड कंपनी। यानी कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उसके लिए एप्लीकेबिलिटी है कि उसको ऑडिट कमेटी भी बनानी होगी, उसके लिए एप्लीकेबल है ये। अब दूसरी बात करें, ये किस पे एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या बोला मैंने आपको, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि ये 2 वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। भाई ये कौन सी कंपनी होती है, भाई इनके लिए भी ये एप्लीकेबल है ऑडिट कमेटी बनानी। देखिए लेकिन इसमें कुछ ये है कि भाई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, लिस्टेड कंपनियों को छोड़ के जो कंपनी होती है, देखिए जैसे कि भाई जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का हो पेड अप शेयर कैपिटल, भाई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो भाई उसके लिए भी ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है। या फिर जिसका टर्नओवर, पहली बात करें हमने पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, दूसरी बात आती है टर्नओवर, इसका 10 करोड़ तो भाई पेड अप शेयर कैपिटल था, लेकिन टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, अगर जो इतना टर्नओवर है ना आपका, तो आपको भी ऑडिट कमेटी बनानी कंपलसरी होगी। अब इसके बाद बात करें तो आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह के बारे में। अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन यानी कि 50 करोड़ और इससे ज़्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन या फिर इसमें आ जाती है बोरोइंग्स वगैरह या फिर डिबेंचर्स वगैरह, इन तीनों का मिला के 50 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो भी आपको ऑडिट कमेटी बनानी कंपलसरी हो जाएगी। तो 3 बात हमने कवर करी है इसमें। अनलिस्टेड में कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा होगी तो ऑडिट कमेटी चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ और मोर इससे ज़्यादा, तो हमें ऑडिट कमेटी बनानी होगी। एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम इसके नॉन एप्लीकेबिलिटी की बारी। तो आखिरकार ये किस किस पर लागू नहीं होती, भाई जॉइंट वेंचर कंपनी सबसे पहले आती है। जॉइंट वेंचर कंपनी आपने 11-12 में काफ़ी इसकी बातें क्लियर कर रखी होंगी, तो आई होप आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। भाई अगली आती है होलली ओन सब्सिडरी, जो कि सब्सिडरी होती है, एकदम फुल टाइम उसका सब्सिडरी का है। डोरमेंट कंपनी, ये काफ़ी ज़रूरी हो सकता है कि भाई इसके बारे में आपको डिफाइन वगैरह भी आ जाए डोरमेंट कंपनी के बारे में। भाई डोरमेंट कंपनी वो होती है जो कंपनी बन तो गई है लेकिन अभी वो सो रही है, मतलब सो रही है, क्या हो सकता है भाई, कंपनी क्रिएट वगैरह तो हो गई, कंपनी बन तो गई, लेकिन उसका बिजनेस है ना अभी चालू नहीं हुआ, करना, वो होती है डोरमेंट कंपनी। तो ये तीनों तरह की कंपनीज में नॉन एप्लीकेबल है, और प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ये नॉन एप्लीकेबल है। ये तीनों प्राइवेट कंपनीज नॉन एप्लीकेबिलिटी इनके लिए है। तो आई होप आप सबको इसकी एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गई होंगी। आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करना। तो आगे बात करते हैं इसके कंपोजिशंस की। किस चीज़ की बात करते हैं, इसके कंपोजिशंस, यानी कि आखिरकार इसमें होगा कौन कौन, इस कमेटी में होगा कौन कौन। देखिए इसके कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे अब हम। कंपोजिशंस ऑफ ऑडिटर, यानी कि जो भी इसमें ऑडिटर्स वगैरह यानी कि डायरेक्टर्स वगैरह जो भी चाहिए, भाई कितने होंगे, क्या होंगे, कौन होंगे, ऐसे बात करेंगे इसमें। मैंने इसको आपके लिए 2 कैटेगरी में शामिल किया है। देखिए इसके कंपोजिशन को मैंने 2 तरह से आपको समझाने के लिए क्लियर कराया है कि भाई पहला इसका कंपोजिशन मान लेते हैं हम लिस्टेड कंपनी पर। भाई कंपोजिशंस का मतलब यानी कि इसमें कौन कौन होने वाला है कंपनी में, कितने मेंबर्स वगैरह होने वाले हैं, कितने डायरेक्टर वगैरह होने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी के बारे में। लिस्टेड कंपनी में क्या है कि भाई 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। कितने? 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर जो लिस्टेड कंपनी है ना, 3 डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है। तो अब आगे बात करें, भाई 3 डायरेक्टर तो हो गए, ठीक है भाई। इन 3 डायरेक्टर में ना 2/3 यानी कि 2/3 2/3 ऑफ द टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं?
प्लीज़ गाइज आप चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एक कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो प्लीज़ इसके बारे में जाके जानकारी लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो भाई क्या बोला मैंने आपको कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, और इन 3 डायरेक्टर में से भी कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, भाई ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कम से कम तो 3 होनी चाहिए। इसका 2/3 कितना होगा भाई, 2/3 होगा इसका, यानी कि भाई 3 का 2/3 करें तो इसका आएगा 2, तो यानी कि 2/3 करें तो इसका डायरेक्टर आएगा 2, यानी कि कम से कम 2 डायरेक्टर तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए अगर जो आपके टोटल डायरेक्टर 3 हैं तो आगे बात करें इसके डायरेक्टर्स के बाद, भाई इसमें अगर जो कंपनी एसआर इक्विटी शेयर्स, एसआर माने कि सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स, सुपीरियर राइट्स वोटिंग इक्विटी शेयर्स बोलते हैं इनको। अगर जो कंपनी एसआर इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो भाई ऑल डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखिए ये एसआर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल शेयर्स की तरह ही हैं, जैसे नॉर्मल शेयर्स होते हैं आपके उनकी तरह ही हैं ये, बस इसमें डिफरेंस इतना है। क्या डिफरेंस है इसमें, देखिए इसमें डिफरेंस इतना है कि भाई एसआर शेयर्स में, एसआर इक्विटी शेयर्स में भाई 1 शेयर है ना 1 वोट के बराबर होता है नॉर्मली में, नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं उनमें 1 शेयर 1 वोट के इक्वल होता है, लेकिन एसआर इक्विटी शेयर्स के आने से ये न्यू कॉन्सेप्ट है। पहली बात ये आपको मैं बता दूँ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, एसआर इक्विटी शेयर्स का न्यू है, ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है ये। तो ये जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं इसके आने से भाई 1 शेयर ना 2 वोटिंग लिस्ट के बराबर हो गया, यानी कि 2 वोटिंग के बराबर हो गया इसका 1 शेयर। पहले नॉर्मल केस होता है, यानी कि नॉर्मल शेयर्स होते हैं जो उनका 1 शेयर 1 वोट के इक्वल होता है, लेकिन एसआर इक्विटी शेयर्स की वजह से इनका 1 शेयर 2 वोट्स के इक्वल होता है, और इसके मिनिमम तो 2 वोट्स ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 वोट्स हो सकते हैं इनके। और इसको ये इशू किसको करते हैं, प्रमोटर को, कंपनी। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें अलग है नहीं, नॉर्मल इशूज़ नॉर्मल शेयर्स की तरह ही है या आपका एसआर शेयर्स। तो आगे बात करें इसके मेंबर्स। देखिए इसके मेंबर्स देखते हैं क्या है। मेंबर्स जानने से पहले आपको मैं ये अनलिस्टेड कंपनी का दिखा देता हूँ। भाई इसमें 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 2/3 इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसमें क्या है अनलिस्टेड कंपनी में, भाई इसमें भी 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन इसमें मेजॉरिटी है। किस चीज़ की मेजॉरिटी है भाई, 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए इसमें, 50%, यानी कि 3 का 50%, यानी कि 1.5 को कैसे लेंगे हम, 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0.5 चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 कम से कम इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें भी होने चाहिए, 50% होने चाहिए। तो आगे देखते हैं ये चेयरपर्सन वगैरह की भी बात करेंगे। भाई देखिए इसमें जो भी मेंबर्स वगैरह होंगे आपके लिस्टेड कंपनी में, जो भी मेंबर्स वगैरह होंगे वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियली नॉलेज उन्हें होनी चाहिए कि भाई बैलेंस शीट वगैरह बनानी आनी चाहिए उनको। अब भाई बैलेंस शीट तो हर किसी को बनानी आती है, मतलब कि उनकी रेशोज़ वगैरह निकालने आना चाहिए उन्हें। तो इसके ऑल मेंबर्स लिटरेट होने चाहिए। और आगे बात करें, इसको एक 1 मेंबर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जो भी मेंबर्स होंगे उनमें से कम एक तो एक्सपर्ट चाहिए इन्हें, एक एक्सपर्ट चाहिए। और जो इनका चेयरमैन होगा ना वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या ये कंपलसरी, लिस्टेड कंपनी में जो इनका चेयरमैन होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अनलिस्टेड कंपनी में क्या है भाई, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी 50%। इसमें चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन है। भाई ये ना इसमें ऑल मेंबर्स का लिटरेट होना जरूरी नहीं है। भाई इसमें क्या था कि भाई चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए वो। और इसमें क्या है भाई, सारे मेंबर लिटरेट होने की बात नहीं है इसमें जो चेयरपर्सन है ना वो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे पढ़नी आनी चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, यानी कि जो इसका चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन कह सकते हो आप, इसमें चेयरपर्सन आता है। यानी कि अगर जो बाई चांस इसका जो चेयरमैन वगैरह है वो लिटरेट नहीं है फाइनेंशियली, तो कोई बाहर से मेंबर वगैरह जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो वो जानता हो या फिर
उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और ये सारा अपॉइंट का जो भी सिस्टम वगैरह है कौन करता है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो इसमें ये SR वगैरह ये और कुछ मेंबर्स वगैरह का ज़्यादा खेल नहीं है इसमें। अब बात करते हैं आपकी मीटिंग की। भाई मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। भाई 4 मीटिंग्स तो कंपलसरी हैं। इनका गैप ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि 4 मीटिंग अटेंड करेंगे जब भी, तो 4 मीटिंग अटेंड करेंगे डायरेक्टर्स वगैरह जब भी, तो उनकी नॉलेज वगैरह क्रिएट होगी, ज़्यादा प्रॉफिट में आएगी। इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है मीटिंग वगैरह का, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके हमने क्या क्या कवर कर लिए भाई? कंपोजिशंस भी कवर कर लिए, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी ख़त्म कर ली इसकी। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेरम और फंक्शंस की। भाई ये क्वेरम क्या होता है? भाई क्वेरम एक कंपनी के लिए होता है, ये बनाया जाता है जिसमें 2 डायरेक्टर होते हैं और कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर। मतलब 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने हैं, मतलब जो 2 कंपलसरी है ना इसके चुनने डायरेक्टर, वो दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और 1/3 होने चाहिए टोटल डायरेक्टर के। अगर जो भाई 2 डायरेक्टर नहीं बन सकते तो भाई 1/3 तो होने ही चाहिए, और वो जो भी बनेंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बनेंगे। अब इसके बात करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, देखिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए फंक्शंस जानेंगे इसके, फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। सबसे पहले बात आता है रिकमेंडेशन। क्या आती है आपकी बात? रिकमेंडेशन। भाई ये किस चीज़ के लिए रिकमेंड करती है ये? यानी कि ये सिर्फ बताती है, ये क्या हम बोले तो भाई ये किसी डायरेक्टर वगैरह को या फिर उसको अपॉइंट कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है उनका। ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती कंपनी का, ये कमेटी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती किसी डायरेक्टर वगैरह, किसी का भी अपॉइंटमेंट इसके हाथ में नहीं है। सिर्फ ये रिकमेंडेशन करती है, यानी कि ये बताती है कि भाई वो अपॉइंटमेंट, कोई भी जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है किसी बंदे की, तो ये बताती है कमेटी कि भाई वो अपॉइंटमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं है, वो सही है या फिर नहीं है। उसकी रेम्युनरेशन वगैरह के हिसाब में सारा इसके अपॉइंटमेंट वगैरह की ये बताती है सिर्फ कि भाई वो बंदा सही है कंपनी के लिए या नहीं है। सिर्फ इसका काम है बताने का। इस यानी कि अपॉइंटमेंट टर्म्स, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, एक्सपर्ट गवर्नमेंट कंपनी। भाई गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के इन सब चीज़ों का काम होता है इसका, कि भाई ये सिर्फ रिकमेंडेशन करेगी इनके बारे में। आगे देखते हैं भाई ये रिव्यू करेगी ऑडिटर परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि इसका काम ये भी है कि ये रिव्यू करती है या फिर मॉनिटर करती है ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई उनका इंटरेस्ट वगैरह कंपनी में बना हुआ है या नहीं है। ये सब भी काम इनका ही है देखना। इस अगली बात आती है इसका अप्रूव मॉडिफाई, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। ये जानते होंगे आप भाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो हर जगह पे होती है भाई। अगर जो किसी बंदे को किसी भी वर्क की या फिर किसी भी काम की ज़रूरत है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा भाई? जो भी घर के आसपास रिलेटेड पार्टी होंगी सबसे पहले उनके पास जाएगा। यानी कि कहीं भी जाओ आप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो ज़रूरी है, इनको अप्रूव करना भी इनका ही काम है। एग्जामिन करना, क्या एग्जामिन करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई ये जांच पड़ताल भी करती है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो भी हमारे रिपोर्ट वगैरह बनती है ऑडिटर्स की। फाइनेंशियल यानी कि एंड में जाके ये भी बनती है फाइनेंशियली, यानी कि जो भी रिपोर्ट वगैरह इनका सारा काम होता है उनको देखना, एग्जामिन करना, उनको जांचना। अब बात करें तो भाई स्क्रूटिनी, ये क्या लिखा है? स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए ये होता है जांच पड़ताल करना किसका? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का एंड इन्वेस्टमेंट्स का। जो भी मेंबर्स वगैरह की, जो भी शेयर वगैरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनी में, उनके लोन्स वगैरह होते हैं जो भी, उनकी जांच पड़ताल यही करती है कमेटी, ऑडिट कमेटी यही काम है ये भी। अब बात करते हैं इनके वैल्यूएशंस के बारे में। वैल्यूएशंस क्या? भी एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के एसेट्स वगैरह देखना भी इनके हाथ में है कि भाई कंपनी का कैसे एसेट्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नहीं, कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। कमेटी का ही काम है ये कंपनी के लिए। सारा वर्क जो भी इनके किसी भी कंपनी को चाहिए, भाई क्या कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, सारा काम फंक्शंस इनके ही है, ऑडिट कमेटी का ही। अब बात करें तो भाई इवैल्यूएशन की, भाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क। भाई कंपनी
कि स्थिति क्या चल रही है, स्थिति क्या चल रही है उसकी, उनके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या हैं, ये इनका पर्पस, इनको भी सही तरीके से रखना आपका इस कमेटी का काम है, ऑडिट कमेटी का, यानी कि कंपनी का ही देखना इसको, ये काम है इवैल्यूएशन करना। 8 आता है आपका इसका मॉनिटरिंग यूज ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर्स, यूज ऑफ फंड्स एंड रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर्स, यानी कि ये मॉनिटरिंग कर दिया, यानी कि भाई जो भी फंड वगैरह आ रहे हैं कंपनी के पास या फिर कोई भी ले रहा है पब्लिक ऑफर से वगैरह, यानी कि जो भी पैसा लग रहा है ना वो सही जगह पे लग रहा है कंपनी में या नहीं लग रहा, इनको भी मॉनिटर कौन करती है, ये कमेटी ही करती है। जो भी फंड्स वगैरह का यूज़ हो रहा है, जो कि आ रहा है कहाँ से, पब्लिक ऑफर से आ रहा है, वो कंपनी में सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा, ये भी काम देखना किसके हाथ में है भाई, ऑडिट कमेटी के हाथ में है। यानी कि जो भी कंपनी का वर्क वगैरह है ना, कौन देखता है, ये कंपनी का कमेटी ही देखती है, ऑडिट कमेटी। ऑडिटर्स से रिलेटेड होती है ये, ऑडिटर्स के बारे में होती है सारी कमेटीज़ बेसिकली। इसके बाद 2 कमेटीज़ आपकी हो रहे हैं, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, एंड इसके बाद है स्टेक होल्डर रेमुनेशन कमेटी। इनके बारे में भी हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप आपको ऑडिट कमेटी क्लियर हो गई होगी, इसका सेक्शन 177 है। तो आई होप आपको ये वीडियो कवर हो गई होगी, इसके आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आने वाली दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।